हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल क्लासेस। ओकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने इंडिया मालदीव रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस किया था और देखा था कि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है इंडिया की, हिंद महासागर में जो इंडिया के इंटरेस्ट है उसमें मालदीव का क्या पोजीशन है, क्या रोल है और किस प्रकार इंडिया के लिए वहाँ पे थ्रेट भी है। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और काफी महत्वपूर्ण रिलेशनशिप इंडिया का श्रीलंका के साथ। श्रीलंका इज आल्सो ए आइसलैंड कंट्री एंड सिचुएटेड इन द इंडियन ओशन, and if you want to see the location you can see here that this is the श्रीलंका। और इसकी जो स्ट्रेटेजिक आप लोकेशन देख सकते हैं वो ये है। ठीक है, दिस इज श्रीलंका एट द टिप ऑफ द साउथ ऑफ द इंडिया। और इसका जो जो यहाँ तमिलनाडु जो हमारा इंडियन स्टेट है इसके साथ काफी क्लोज रिलेशनशिप है। लिंग्विस्टिक आप कह सकते हो, लिंग्विस्टिक, क्योंकि श्रीलंका के में ये जो जाफना प्रायद्वीप है यहाँ पे तमिलियन लोग भी रहते हैं एंड इन दिस रीजन आल्सो बहुत कम मात्रा में इधर रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो मेजोरिटी है वो यहाँ पे है। तो हम इसके बारे में भी तमिलियन जो इश्यूज है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम इस क्लास में अभी इंडिया श्रीलंका के रिलेशनशिप की जो एक झलक देखने की कोशिश करते हैं, हिस्ट्री देखने की कोशिश करते हैं और कोऑपरेशन के जो बिंदु हैं उन पे चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो इंडिया और श्रीलंका का रिलेशनशिप है वो कोई नया रिलेशनशिप नहीं है। आई मीन ये 2500 साल पुराना रिलेशनशिप है। 2500 साल पुराना कहने का मतलब है कि जो श्रीलंका और भारत का संबंध है वो प्राचीन काल से ही स्टेब्लिश हो चुका था। लाइक यहाँ पे जो बुद्धिज्म, बौद्ध था, बौद्ध रिलीजन, अशोक ने यहाँ पर अपने लोगों को भेजा था बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए, और बौद्ध धर्म तभी से यहाँ पे पनप रहा है और जो डिस्कोर्स था दोनों देशों के बीच में तभी से शुरू हो गया था। आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे एंशियंट ग्रंथ मिलते हैं, बौद्ध ग्रंथ, जैसे आप अगर कुछ का नाम मैं लूं तो दिव्यावदान, अशोकावदान जैसे कुछ ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो श्रीलंका में लिखे गए हैं। सिंगली तो काफी डीप रूटेड है बौद्ध धर्म यहाँ पे श्रीलंका में, और आज भी बौद्ध धर्म को श्रीलंका में बहुत ही एक तरीके से इन डीपली फॉलो किया जाता है और उसको डीपली उस पर अमल भी किया जाता है। जैसे उनका एक तरीके से ये जीवन शैली है बुद्धिज्म। ठीक है, दोनों जो देश हैं वो इस दृष्टिकोण से दोनों देशों की जो संबंधों की विरासत है वो इंटेलेक्चुअल, कल्चरल, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक इंटरेक्शन पे आधारित है। और हाल के ही वर्षों में सभी स्तरों पर हमारे जो संबंध थे उसमें प्रगाढ़ता आई है। व्यापार और निवेश काफी तेजी से बढ़ा है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, और विकास, शिक्षा, संस्कृति और रक्षा के क्षेत्र में सहयोग दिया जा रहा है। ये एक तरीके से इंट्रोडक्शन आप कह सकते होगे। और जो दोनों देश हैं वो अंतर्राष्ट्रीय हितों के जो प्रमुख मुद्दों पर व्यापक समझ रखते हैं और हाल के वर्षों में आंतरिक रूप से विस्थापित जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं, ठीक है, आंतरिक रूप से विस्थापित और श्रीलंका की जनसंख्या के जो वंचित वर्ग हैं, डिसएडवांटेज्ड सेक्शन जो है, ठीक है, जिनको फायदा नहीं पहुंच पाया है डेवलपमेंट का, ग्रोथ का, उनके लिए विकासात्मक सहायता परियोजनाओं के कार्यान्वयन में हुई महत्वपूर्ण प्रगति से दोनों देशों की मित्रता और प्रगाढ़ में और ज्यादा मतलब प्रगाढ़ता आई। तो अगर हम बात करें इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स की, तो ये उन लोगों को कहा जाता है जो रिफ्यूजीज की तरह तो नहीं होते हैं, लेकिन जो किसी देश की सीमा के अंदर ही, इन द बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री, ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ पे उनको डिस्प्लेस्ड किया जाता है तो ये इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन कहे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चाहो तो यूनाइटेड नेशन की डेफिनेशन आप देख लेना, नोट्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इंटरनली
Displaced persons are people forced to flee from homes but who, unlike refugees, remain within their country's border. देश के बॉर्डर के अंदर ही होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक कैंप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपुल्स के कैंप है श्रीलंका में। एक कैंप यहाँ पे आप देख सकते हो ये, ठीक है। जो ये कैंप है यहाँ पे काफी दयनीय स्थिति थी लोगों की। जो ये एलटीटी का रीजन था, वहां पे जिस तरीके से श्रीलंकन आर्मी ने जिस तरीके से बलपूर्वक वहां के आंदोलन को दबाया था, तो वहां पे बहुत सारे लोग जो है इस तरीके से इंटरनली डिस्प्लेस्ड की कैटेगरी में आ गए थे, तो उनको शिविरों में रखा गया था। और इन शिविरों में जो है जो सुविधाएं थी वो काफी नाम मात्र की थी। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे जीवन जो है संकट में पड़ गया था। अगर ऐतिहासिक समय की बात करें तो दोनों देशों के बीच में, ठीक है, बौद्ध धर्म के आगमन के बाद से ही, जैसे अशोक ने यहाँ पे बौद्ध धर्म फैलाया, उसके बाद से ही क्रॉस बॉर्डर डिस्कोर्स शुरू हो गया था, ठीक है। आप अगर बात करोगे कि यहाँ की जो राजधानी थी, प्राचीन काल में राजधानी थी श्रीलंका की अनुराधापुर, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे व्यापारी जो इंडिया, चाइना, रोम, अरबिया एंड पर्सिया से आए हुए होते थे, उन्होंने घर बनाया हुआ था। आई मीन कि वो यहाँ पे रह रहे थे, ठीक है। और जो बुद्धिस्ट टेम्पल है श्रीलंका में, वहां पे आपको बहुत सारे हिंदू देवताओं के श्राइन्स मिलने देखने को मिलते हैं। तो ये एक तरीके से हिस्टोरिकल टाइम्स का जो रिलेशनशिप है उसको डिफाइन करता है। आज भी जो है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस आयोजित किए जाते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। दो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस जो है, हमारा जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है, ठीक है, टूरिज्म मिनिस्ट्री, पर्यटन मंत्रालय है, उसके द्वारा प्रत्येक 2 वर्षों पर आयोजित किया जाता है, जहाँ पे दुनिया के सारे जो बौद्ध कंट्रीज हैं उनसे मेंबर्स यहाँ पे आए आते हैं। आप यहाँ पे एक आर्मी देखो कि इंडिया, जो पूरी दुनिया है, वहाँ पे अराउंड 5 मिलियन लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन उसका काफी कम परसेंटेज जो है इंडिया में एज ए टूरिस्ट विजिट करता है। तो इंडिया की जो अपनी बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी है, उसको उसका फायदा थोड़ा सा उठाना चाहिए, और उसके माध्यम से इन लोगों को, इसीलिए जो है ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी कराया जाता है, ताकि लोगों को यहाँ पे बुलाया जा सके टूरिस्ट के रूप में, ठीक है। अगर हम बात करें कंटेम्परेरी टाइम की, तो जो श्रीलंका की सामरिक अवस्थिति है, सॉरी, जो सामरिक अवस्थिति है, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैप में आपने देखा था, तो जो श्रीलंका की सामरिक अवस्थिति है वो सिर्फ इकोनॉमिक जो भविष्य है उसी के लिए जरूरी नहीं है। जो दोनों देशों की इकोनॉमिक भविष्य है सिर्फ उसी के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि जो सुरक्षा है दोनों देशों की, उसके लिए भी ये काफी जरूरी लिंक प्रोवाइड कराते हैं। और जो अगर इनके संबंधों में किसी भी प्रकार की दरार आती है, ठीक है, तो दोनों देश जो है उतने ही उसी लेवल पे इफेक्टेड, मतलब अफेक्टेड होंगे, उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा और एडवर्सली इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और वर्तमान में दोनों का जो समान हित है, जो कॉमन इंटरेस्ट है, वो ये है कि जो इंडो पैसिफिक है, वो वहां पे ये स्वतंत्रता पूर्वक नेविगेशन करे या नौवहन करके करें, ठीक है। और दूसरा, एक नियम आधारित या रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की स्थापना की जाए, ठीक है। और जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनका निपटारा शांतिपूर्वक किया जाए। इनका एक जो है कॉमन इंटरेस्ट आप कह सकते हो। ये देखिए आप यहाँ पे श्रीलंका की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करें अगर, तो ये जो मलक्का जल संधि है, ठीक है, जो ये काफी इम्पोर्टेंट एक ऑयल रूट है, सी लेन है, जो कि साउथ चाइना सी को इंडियन ओशन से जोड़ता है, और यहीं से चाइना के मैक्सिमम जो ऑयल रूट ट्रेड्स हैं वो होते हैं। चाइना के ही नहीं, जापान के भी होते हैं, कोरिया के भी होते हैं। तो ये इंडियन ओशन में श्रीलंका की जो अवस्थिति है, आप यहाँ पे देख सकते हो, एकदम महत्वपूर्ण सी लेन पे है, जो यहाँ पे हारमुज की जो
जल संधि है वहां तक जाती है, या गल्फ ऑफ एडन तक जाती है, जो 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 खाड़ी देश हैं वहां तक जाती है ऑयल के ट्रेड के रूप में, और काफी महत्वपूर्ण लोकेशन पे है। और इसीलिए जो है हमने टोटा में जो चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी पे काम कर रहा है, तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मतलब भारत को इंसर्कलमेंट करने की जो पॉलिसी चाइना की, तो यहाँ पे कोलंबो और हमने टोटा बंदरगाह को चाइना ने अपने BRI प्रोजेक्ट के तहत ले लिया है लीज पे। ठीक, तो ये चाइना की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए भी और इस रीजन के इकोनॉमिक और डिफेंस के इंटरेस्ट को भी पूरा करने के लिए जरूरी है। अगर कल्चरल और एजुकेशनल रिलेशनशिप की बात करें तो ये काफी इनहेंस्ड आपको लेवल पे दिखाई देगा। दोनों देशों के बीच में जो कल्चरल कोऑपरेशन है वो अगर माने कि फॉर्मली कब शुरू हुआ था, तो 29 नवंबर 1977 को, ठीक है, जब कल्चरल कोऑपरेशन एग्रीमेंट, सांस्कृतिक सहयोग समझौते पर साइन किया गया था दोनों देशों के द्वारा। ठीक है, तो ये फिर वहां से जो है दोनों देशों के बीच में एक पीरियोडिक या आवधिक जो कल्चरल एक्सचेंजेस था वो शुरू हो जाता है। यानी कि जो कल्चरल कोऑपरेशन एग्रीमेंट है वो इन दोनों देशों के बीच में कल्चरल एक्सचेंजेस का आधार बनती है। ठीक है, भारतीय सांस्कृतिक केंद्र जो कोलंबो में स्थापित किया गया था वो भी काफी सक्रियता से, यानी एक्टिवली भारतीय संगीत, नृत्य और योग की जो कक्षाएं हैं, इंडियन म्यूजिक, डांस एंड हिंदी और योगा की जो कक्षाएं हैं, ठीक है, वो चला करके भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देता है। तो ये कल्चरल जो इंटरेक्शन है वो यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो इंडिया और श्रीलंका ने जो 2600वां वर्ष किस चीज का, जो लॉर्ड बुद्धा को ज्ञान प्राप्त हुआ था, भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, दोनों देशों ने उसकी 26वीं वर्षगांठ मनाई। ठीक है, जब बुद्धा को ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उसको संबुद्धत्वा जयंती बोलते हैं। संबुद्धत्वा जयंती जो है बौद्ध धर्म का एक काफी फेमस फेस्टिवल, और ये जो बौद्ध धर्म का थेरवादी सेक्ट है, थेरावाद, उसमें बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो 2011 में 26वां जो ये संबुद्धत्व जयंती मनाई गई थी श्रीलंका में, तो वहां पे इंडिया और श्रीलंका दोनों ने मिलकर के ये मनाई थी। और श्रीलंका में चूंकि मेजोरिटी ऑफ द जो बुद्धिस्ट हैं वो थेरावाद से हैं, तो उन्होंने इसको काफी महत्व के साथ और हर्षोल्लास के साथ मनाया था। इसी प्रकार से दोनों देशों की सरकारों ने जो अनागारिका धर्मपाला जो थे उनकी 150वीं एनिवर्सरी मनाई, वर्षगांठ मनाई 2014 में। आप ये देख सकते हैं अनागारिका धर्मपाला, जिनके बारे में भारत ने 500 रुपीज का एक स्टैंप निकाला गया है। ठीक है, तो ये जो अनागारिका धर्मपाला है ये पूरी दुनिया में पहले जो है बुद्धिस्ट मिशनरी थे। ठीक है, और इन्होंने जो चाइना का नॉन वायलेंट सिंगला नेशनल मूवमेंट था उसके एक तरीके से फाउंडर थे ये, और इन्होंने जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ श्रीलंका की लड़ाई थी उसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो इसलिए ये काफी वहां पे सम्मानित व्यक्ति माने जाते हैं, और एक तरीके से ऐतिहासिक जो है विरासत है वो श्रीलंका की। तो इनकी जो जयंती मनाई गई थी 2014 में, तो वो 150वीं जयंती थी जिसपे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। इसी तरीके से दोनों देशों के रिलेशनशिप को एनहांस करने के लिए, ठीक है, इंडिया श्रीलंका फाउंडेशन बनाया गया था 1998 में, जो एक इंटर गवर्नमेंटल इनिशिएटिव था। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब अंतरराज्यीय एक इनिशिएटिव था, और जिसका लक्ष्य था सिविल सोसाइटीज के माध्यम से, ठीक है, जिसका लक्ष्य था सिविल जो सोसाइटीज हैं उनके माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी और साइंटिफिक, टेक्निकल, एजुकेशनल, कल्चरल कोऑपरेशन को बढ़ाना, और दोनों देशों के युवाओं के मध्य में एक तरीके से एक कनेक्शन बनाना या कांटेक्ट
क्रिएट करना। ठीक है, और शिक्षा सहयोग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र यहाँ पे बनता है। और भारत अब तक श्रीलंकाई छात्रों को सालाना कितना 290 स्कॉलरशिप स्लॉट्स दे चुका है। 290 स्कॉलरशिप स्लॉट्स इंडिया श्रीलंका के स्टूडेंट्स को अभी तक दे चुका है। और इसी तरीके से जो भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग योजना है, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन स्कीम जो है, और जो कोलंबो प्लान है, उसमें जो है श्रीलंकन जो राष्ट्रीयता के लोग हैं, श्रीलंकन लोग हैं, उसमें से 370 लोगों को ये स्लॉट्स दिया गया है स्कॉलरशिप के लिए इस योजना के तहत। ठीक है, और इसी तरीके से जो भारत सरकार है उसने पीपल टू पीपल कांटेक्ट को बढ़ाने के लिए, लोगों से लोगों का कांटेक्ट बढ़ाने के लिए एक 14 अप्रैल 2015 को ई टूरिस्ट वीजा, यू कैन सी हियर, ई टूरिस्ट वीजा स्कीम लॉन्च किया। ठीक है, ताकि इसके बाद जो सद्भावना के रूप के तौर पर जो ईटीवी वीजा शुल्क है उसमें भी तेजी से कमी लाई गई। तो जो ये ई टूरिस्ट वीजा का जो शुल्क था ना, शुल्क फीस, उसमें भी सद्भावना के रूप में काफी तेजी से कमी लेकर के आई गई थी। तो इस तरीके से भारत श्रीलंका के बीच में जो कल्चरल रिलेशनशिप है उसको डेवलप करने का प्रयास दोनों देशों के द्वारा किया जा रहा है। और अगर हम बात करें इंडियन कम्युनिटी की, तो जो भारतीय मूल के लोग यहाँ पे हैं, पीपुल्स विद द इंडियन ओरिजिन, ठीक है, उसमें बोरा, सिंधी, बोरा, गुजराती, मेमोन्स, मेमन, पारसी, मलयाली और तेलुगु स्पीकिंग पर्सन्स शामिल हैं जो श्रीलंका में बस गए थे। ठीक है, और वो भी जो बस, अधिकांश लोग जो जो थे वो पार्टीशन के बाद जाकर के वहां पे बसे थे, और वहां पर जाकर के वो बहुत सारे बिजनेस वेंचर्स में काम करने लगे थे, यानी कि बिजनेस उपक्रमों में लग गए थे। और इनमें से प्रत्येक जो समुदाय है उसका एक अपना संगठन है और त्योहार और जो संस्कृतियों का आयोजन करता है, जो अपने अपने त्योहारों और संस्कृतियों का आयोजन करता है। इसके लिए वहां पे श्रीलंका में उनका अपना एक संगठन भी है। ठीक है, तो जो आईओटीज हैं, आईओटीज का मतलब होता है जो इंडियन ओरिजिन तमिल्स हैं, भारतीय मूल के जो तमिल्स हैं, वो वहां पे ज्यादातर मध्य उवा और सवारा गांव मुआ प्रांतों में, ठीक है, मध्य प्रांत में, उवा प्रांत में और सवारा गांव मुआ प्रांत में चाय या रबर के बागानों में काम करते हैं। हालांकि पिछले दशक के दौरान जो युवा पीढ़ी है यहाँ की, पिछले दशक के दौरान जो यहाँ पे युवा युवा पीढ़ी है ना, वो रोजगार की तलाश में कोलंबो की तरफ भी जाने लगे थे। तो कोलंबो में रहने वाले जो काफी संख्या के जो आईओटीज हैं, मतलब कि जो तमिलियंस हैं, वो यहाँ पे भी काफी मात्रा में तमिलियंस रहते हैं और वो भी व्यवसाय में लगे हुए हैं। और सरकारी जनसंख्या के अनुसार अगर आंकड़ों की बात करें तो 2011 के अनुसार जो आईओटीज है उनकी जनसंख्या यहाँ पर 1.6 मिलियन थी। तो ये श्रीलंका में आप देख सकते हो किस तरीके से इंडिया के साथ जो कल्चरल एफिनिटी है वो बहुत स्ट्रांग है, कल्चरल संबंध काफी स्ट्रांग है। अगर हम बात करें ट्रेड रिलेशंस की, व्यावसायिक रिश्तों की, तो श्रीलंका जो है 60 कंट्रीज में इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स है। ठीक है, और भारत और श्रीलंका के बीच में 1998 में एफटीए पर हस्ताक्षर किया गया था, जिससे दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है उसमें काफी वृद्धि हुई थी। और श्रीलंका लंबे समय से प्रत्यक्ष निवेश के लिए भारत का एक प्रायोरिटी डेस्टिनेशन रहा है। भारत ने 2003 से 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक, अगर हम बात करें क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट के साथ, श्रीलंका के शीर्ष 4 निवेशकों में से रहा है।
टॉप 4 इन्वेस्टर्स जो रहा है वो इंडिया यहाँ पर रहा है। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट, कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो जो भारत और श्रीलंका के बीच में जो अभी ये प्रस्तावित है, प्रपोज्ड जो ETCA है, यहाँ पे सेवाओं और जो निवेश, तकनीकी और सहयोग में व्यापार की सुविधा ये देगा। ठीक है। और ETCA पर हस्ताक्षर के साथ क्या होगा, श्रीलंका की जो उत्पादन सुविधाओं को भारत और इंटरनेशनल वैल्यू चेन का हिस्सा बनाने के लिए भारतीय निवेश श्रीलंका में प्रभावित होने लगेंगे। मतलब श्रीलंका का जो इंटरनेशनल वैल्यू चेन है उसका पार्ट बनाने के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं डिफेंस कोऑपरेशन। तो डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में आप ये बात तो सहमत होंगे कि श्रीलंका इंडिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हिंद महासागर में भारत की स्थिति है उस पर हमने बहुत बार चर्चा कर चुके हैं हम, कि किस प्रकार से चाइना जो है दक्षिण एशिया के देशों में अपनी घुसपैठ बना रहा है और भारत को एक तरीके से इनसर्कल करने की कोशिश में लगा हुआ है। तो श्रीलंका और जो नई दिल्ली, आप कह सकते हो कि इंडिया और श्रीलंका और नई दिल्ली के बीच, जो नई दिल्ली का मतलब है इंडिया के बीच में सुरक्षा सहयोग का एक बहुत ही लॉन्ग हिस्ट्री रहा है। और अभी हाल के वर्षों की अगर बात करें तो दोनों पक्षों के बीच में, दोनों देशों के बीच में मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप में लगातार बढ़ोतरी हुई है, लगातार वृद्धि हुई है। ठीक है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते हैं, जैसे मित्र शक्ति आप कर सकते हो, और ज्वाइंट नोवल एक्सरसाइजेस होते हैं जिसको आप स्लिनेक्स कह सकते हो। ठीक है। तो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन का एक काफी बेहतर नमूना है। दोनों देशों के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी होते हैं जिसे मित्र शक्ति कहते हैं, और नोवल एक्सरसाइजेस भी होते हैं जिसे स्लिनेक्स भी कहते हैं। इंडिया जो है डिफेंस में श्रीलंकन फोर्सेस को ट्रेनिंग या प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराता है। तो ये भी एक हमारे जो भारत का जो श्रीलंका के साथ रिलेशनशिप है उसमें काफी महत्वपूर्ण एक स्थान रखता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें हिंद महासागर में जो के क्षेत्र में सर्विलांस एंटी पायरेसी ऑपरेशंस और जो मैरीटाइम पॉल्यूशन है, समुद्री प्रदूषण है, उसको कम करने के लिए भारत, श्रीलंका और मालदीव, ठीक है, के द्वारा एक त्रिपक्षीय ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया गया है। और अप्रैल 2019 इंडिया और श्रीलंका ने ड्रग्स और मानव तस्करी का मुकाबला करने पर भी एक समझौता किया था। ड्रग्स और मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मुद्दे पर भी भारत ने श्रीलंका के साथ एक समझौता किया था। तो ये भी काफी एक महत्वपूर्ण जो है डेवलपमेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है। और जो ईस्टर बॉम्बिंग हुई थी, आपने सुना होगा, जो ईस्टर बॉम्बिंग थी, ईस्टर बॉम्बिंग का मतलब ईस्टर के दिन जो चर्चेस में बम फोड़े गए थे, आतंकवादियों के द्वारा श्रीलंका के चर्चेस में जो बम फोड़े गए थे, ठीक है, उसमें भारत की मदद के लिए जो श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भारत की मदद के लिए उसके लिए धन्यवाद कहा है। ठीक है, धन्यवाद कहा है। तो जो हमले हुए थे ईस्टर के दिन, ठीक है, तो हमलों से पहले जो भारतीय एजेंसियों द्वारा उस पर जो चर्च थे कोलंबो के में जो भारतीय उच्च आयोग है, ठीक है, वहां पर इससे रिलेटेड जो है अलर्ट भेजा गया था, ठीक है, कि कोलंबो में भारतीय उच्चायोग पर हमला होने वाला है और जो रेडिकलाइज्ड सुसाइड बॉम्बर्स हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है। और इसके लिए फिर आपको विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो इंडिया ने यहाँ पर बताया था श्रीलंका को।
तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो श्रीलंका और इंडिया का जो रिलेशनशिप है वो कितना फ्रिक्वेंटली एक तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल कोऑपरेशन पर टिका हुआ है। और दोनों देश जो है काफी हिस्टोरिक लिगेसी और जो है एक समृद्ध आर्थिक संबंधों को परस्यू करते हैं। अब हम अगली क्लास में देखेंगे श्रीलंका का जो टॉपिक है, वो श्रीलंका और इंडिया रिलेशनशिप पार्ट 2 में जो करंट के इश्यूज हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपकी जो क्लास है वो अगली वो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। अगर आपको इस टॉपिक में समझाए गए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूंगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम सुधार कर सकते हैं। आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, हमारे ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल या फिर ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें ताकि इनसे उनकी भी हेल्प हो सके। इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच।